हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत टीच करने जा रहे हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मॉरल शब्द है और जो एथिक्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो मोरालिटी होती है और जो हमारी एथिक वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। बच्चों, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। देखिएगा, मॉरल शब्द ग्रीक भाषा के मोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ कस्टम्स यानी रीति रिवाज होता है, जबकि जो एथिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के इथोस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कैरेक्टर, मतलब चरित्र, आचार विचार। जब कोई इंसान समाज या वातावरण से रीति रिवाज से कोई चीज़ सीखता है, ठीक है, तो वह नैतिकता कहलाती है। जबकि जो एथिक वैल्यूज़ होती हैं वो उसके खुद के अंदर चरित्र में होती हैं और ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है ना? चलिएगा, आपको पता लग गया होगा कि जो हमारी एथिक्स होती हैं वो हमारे खुद के अंदर होती है, उन्हें एथिक्स कहा जाता है, और जो हम रीति रिवाज से सीखते हैं वो नैतिकता होती है। चलिए विस्तार से इसको हम डिस्कस करते हैं। नैतिकता, मोरालिटी, यह वह गुण होता है स्टूडेंट जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है, और जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा अर्थात अपने सामाजिक परिवेश से ही सीखता है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नंबर एक, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दो, उन्होंने नैतिक सिद्धांत को 3 स्तरों में विभाजित किया तथा तीनों स्तरों में दो दो अवस्थाओं का वर्णन किया। कुल मिलाकर इसकी 6 अवस्थाएं हैं, वो हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। उन्होंने इन 6 अवस्थाओं को सार्वभौमिक माना है। क्यों माना है वो यहाँ पे देखिएगा। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का अर्थ होता है कि हर बच्चा इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उनका मानना था कि अगर किसी बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास होगा तो उसे इन 6 अवस्थाओं से होकर निश्चित रूप से गुजरना होगा, तभी उसके नैतिकता का विकास होना संभव है। उनके अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। नंबर 6, नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नंबर 7, नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि सबका अपना जो थिंकिंग लेवल होता है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए इसको व्यक्तिगत भिन्नताएं इसमें निश्चित रूप से पाई जाएंगी। कोई इंसान की चीज़ को किसी एस्पेक्ट से देखता है, कोई कहीं से देखता है, तो सबका नज़रिया अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का पासवर्ड है नैतिक दुविधा। इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिएगा, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को समझने के लिए उसकी उस काल्पनिक कहानी को समझना बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, ये जो स्टोरी है ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी इस सिद्धांत को दिया था। तो देख लेते हैं ये स्टोरी क्या है। आइए चलिए शुरू करते हैं। कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को रिफाइंड करके अपना सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने एक कहानी का अध्ययन किया। अब देख लेते हैं यहाँ पर, यूरोप में एक हिंज नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, बीमार हो जाती है, मतलब जो हिंज नाम का व्यक्ति है उसकी जो वाइफ है वो बहुत बीमार हो जाती है। उसकी बीमारी के लिए जो दवाई चाहिए वह केवल एक ही दुकान पर मिल पा रही है, जिसके कारण वह दुकानदार उसके मन चाहे मूल्य मांग रहा था। जैसे ये मानो कि 10 रुपये की दवाई के वो 500 रुपये मांग रहा हो, ठीक है। हिंज काफ़ी निर्धन होता है, तो वह इतना खर्च वहन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह उस दुकानदार की खुशामद करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है तथा कहता है कि मैं आपकी दुकान पर काम कर लूँगा, जितना समय आप कहोगे वह। धीरे धीरे आप वो पैसा मेरी सैलरी में से काट लेना, बस इस समय मुझे दवाई दे दो, जो आप कहोगे मैं करूँगा। लेकिन वह दुकानदार उसे दवाई देने से मना कर देता है। अब वह रात को उसकी दुकान का शटर फाड़ देता है और वहाँ से उस दवाई को चुरा लेता है और उस दवाई से अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहीं से इस कहानी के बेस पे इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। देखते हैं। अब कोहलबर्ग सोचता है कि अगर यह पियाजे के अनुसार देखे तो ना ही तो उसकी खुद की इच्छा थी
और ना ही चोरी करने के लिए उसकी संस्कृति ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि प्याजे के अनुसार तो नैतिकता का विकास या उस संस्कृति के माध्यम से होता है और या फिर हमारी खुद की इच्छा से। क्योंकि इन्होंने जो प्याजे साहब ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, उन्होंने उसकी दो ही उसकी अवस्थाएं बताई थी, एक तो प्रायतता, एक तो हेट्रोनोमस मोरालिटी और एक उन्होंने ऑटोनोमस स्टेज बताई थी। तो दो ही इन्होंने अवस्थाएं बताई थी कि दो ही प्रकार की हमारे अंदर नैतिकताएं पाई जाती हैं, एक तो हेट्रोनोमस मोरालिटी और एक ऑटोनोमस पाई जाती है। उसको हिंदी में हम हेट्रोनोमस को प्रायत्ता नैतिकता कहते हैं और ऑटोनोमस को हम स्वायत्ता नैतिकता कहते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, चलिएगा अब हम देखते हैं यहाँ पर। अब कोहलरबर्ग हिंज के बारे में सोचता है कि जो तो देखता है, ठीक है, सोचता है हिंज के बारे में। अब वो सोचता भी है और देखता भी है कि हिंज ने चोरी मजबूरी में की है। जब कोहलरबर्ग ने इस कहानी का अध्ययन किया तो उसको मुख्य बातें लगी जो निम्न प्रकार हैं। एक तो नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा, और नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। ये दो चीज़ें सामने आई हैं, देख लीजिएगा। नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा, ये क्या होता है? जब हम सही और गलत काम को चुनने में संघर्ष कर रहे होते हैं तो वह नैतिक दुविधा कहलाती है। कई बार हर एक इंसान के साथ में ऐसा होता है कि हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाती हैं कि वहाँ पर हम धर्म संकट में आ जाते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम निर्णय क्या लें। तो ऐसी अवस्था को नैतिक दुविधा कहा जाता है। ठीक है, उसको हम मोरल डायलेमा कहते हैं। दूसरे शब्दों में सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं उदाहरण से, जब हिंज दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाता तो अब वह नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अगर वह चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ेगी और अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो वो इन दोनों ही के बीच में यहाँ पर क्या है कि भ्रमित हो गया है और धर्म संकट में फंस गया है। तो इसी को हम मोरल डायलेमा कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नैतिक तर्कना ये क्या होती है? सही और गलत प्रश्न के बारे में से एक को चुनना नैतिक तर्कना कहलाती है। जैसे अंत में हिंज ने चोरी को चुना। अब कोहलरबर्ग इस समस्या को 3 अलग अलग स्तरों के बच्चों के सामने रखते हैं। वो उनके मानसिक स्तर के अनुसार नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि किस लेवल के बच्चे क्या सोचते हैं, इसके बारे में वो क्या जवाब देंगे। ठीक है ना? तो और मकसद है उनका उनके थिंकिंग लेवल को जानना। ठीक है, पहले वो जेम्स जो एक प्राइमरी स्कूल का छात्र है उसके पास जाते हैं और इस घटना को सुनाते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहता है। उसने इस घटनाक्रम को सुनने के बाद कहा, किसने? जेम्स ने, जो प्राइमरी स्कूल का छात्र है। उसने तो ये कहा कि चोरी करना बुरा है, पाप है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, उसकी जो तर्क वितर्क की शक्ति है वो वहाँ तक नहीं है। क्यों चोरी की गई है अभी उसे कार्य कारण का नहीं पता है और वो अभी उस इतने डिटेल में नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, अभी उसके भाव को नहीं जानता। वो तो केवल जो फिज़िकल एस्पेक्ट उसके सामने होते हैं, भौतिक जो परिवेश उसके सामने है, उसी के आधार पर निर्णय ले पाता है। ठीक है, इस लेवल का बच्चा। फिर वह जैसी मिडिल स्कूल की विद्यार्थी है, जो एक स्टूडेंट है, उसके पास ये घटना को रखते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। उसने इस घटना को सुनने के पर कहा, यदि हिंज अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसे अपना पति धर्म निभाते हुए उसे चोरी करनी चाहिए, और यदि उन दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, आपस में मतभेद हैं, तो उसे अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए। और ये सुनने के बाद में तो वो शॉक्ड हो गया। कौन? कोहलरबर्ग, कि इस बच्ची ने क्या बात कह दी है। क्योंकि हर एक इंसान के अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, हर एक इंसान किसी भी समस्या को अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो वो अपने पॉइंट से देख रहा है, इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबका अपना सोचने का तौर तरीका अलग अलग है और इन्हीं लेवल्स के बारे में वो आगे जाके इसको बताते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, अंत में वो जूलिया जो हाई स्कूल की एक विद्यार्थी है, उसके सामने ये समस्या रखते हुए उसका मत जानना चाहते हैं। कौन? कोहलरबर्ग साहब। तो जूलिया ने कहा, हालांकि चोरी करना पाप है, यदि हिंज ने हर प्रकार के विकल्प को आजमाया और फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिल पाई, तो इस परिस्थिति में हिंज के पास चोरी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। इस आंसर में आपको मैच्योरिटी नज़र आ रही होगी, क्योंकि उसने हर पक्ष को सामने रखते हुए अपना एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो यहाँ पर इन जवाबों को सुनने के बाद में कोहलरबर्ग काफ़ी प्रभावित होते हैं और
वो यहीं से इंस्पायर होकर इसको आगे बढ़ाते हैं, अपने काम को आगे लेते हैं। इस प्रकार कोहलबर्ग ने हर स्तर के बच्चों से बात करने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर अपना नैतिकता का सिद्धांत दिया। और यहाँ पर देखिएगा, कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों का अध्ययन करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यदि हमें बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करना है तो हमें उनके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, उन्होंने यहाँ पे देखिए लेवल फर्स्ट दिया है। ये पूर्व परंपरागत स्तर है। इसकी जो अवधि है वो 4 से 10 वर्ष है। इसको हम प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है पूर्व नैतिकता स्तर। इसको हम प्री मॉरल स्टेज भी कहते हैं, या फिर कई बार पेपर में प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर के नाम से भी इसको पूछा जाता है। सभी नाम मैंने आपके सामने दिए हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए, इनकी 2 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने पहले लेवल की। पहली है यहाँ पर स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दंड एवं आज्ञा की अवस्था, और दूसरी इन्होंने बताई है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं साधनात्मक, सापेक्ष, उन्मुख या वैयक्तिकता और विनियम, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म, ओरिएंटेशन और इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज की बात करूँगा तो कई बार पेपर में नाम बदल के आ जाते हैं, तो ये दोनों ही अवस्थाएं हैं और इनके ये नाम होते हैं, इसका ये नाम होता है। आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। राइट स्टूडेंट, अब देखिएगा लेवल 2 की हम बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि परंपरागत अवस्था, उसको हम रूढ़िगत यानी कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष होती है इसकी अवधि, और इसका ये दूसरा लेवल है। और इनकी 2 अवस्थाएं हैं, यानी इसको हम स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम अच्छा लड़का यानी गुड बॉय और गुड गर्ल यानी अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची की उन्मुखता, ये भी इसका नाम है, ये इसी के अंतर्गत आता है। और आगे देखिएगा नंबर 2, सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमान की अवस्था, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, ये इसकी 2 अवस्थाओं के नाम हैं दूसरे लेवल की। अब तीसरी देखिएगा पश्च, उसको हम उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो पश्च परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और इसकी जो अवधि होती है वो 13 वर्ष से ऊपर होती है, और ये तीसरा लेवल है। और इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता या सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये इनकी 6 अवस्थाएं हैं और 3 इनके स्तर हैं। इस प्रकार अब हम इनको डिस्कस करेंगे किस अवस्था में इन्होंने क्या क्या बताने का प्रयास किया है, उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। अलग अलग उम्र के बच्चों में नैतिकता का रूप बदल जाते हैं, अलग अलग रूप में पाई जाती है। और इन्होंने इस सिद्धांत को जो दिया था, इनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इस पुस्तक में ही इन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया था। चलिएगा अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ से हम देखते हैं, कोहलबर्ग ने कथा के प्रस्तुतिकरण के बाद विद्यार्थियों से, जो छात्र थे, छात्रों से प्रश्न किए कि क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था, क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था अथवा गलत, अगर था तो क्यों। तो पूर्व परंपरागत नैतिकता का जो स्तर है तो ये क्या है, इसमें हम जान लेते हैं। बच्चों, ये जो अवस्था होती है 4 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था होती है, और ये 10 वर्ष तक चलती है ये अवस्था। और इस स्तर पर बालक जो है नैतिकता के दूसरे लोगों पर दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित किए गए जो मानक होते हैं उनको स्वीकार करके गलत या सही का आकलन करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की अपनी कोई जो समझ होती है वो यहाँ पर विकसित नहीं हुई है। इसलिए वो क्या है कि बाहरी सत्ता ही उनके इस नैतिकता को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो मोरालिटी है, इट इज़ कंट्रोल बाय आउटर ऑथोरिटी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसमें वे अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते। इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को 2 अवस्थाओं में व्यक्त किया गया है, उसको विभक्त किया गया है। वो 2 अवस्थाएं कौन सी है वो जान लीजिए आज आप। नंबर 1, दंड एवं आज्ञा पालन की जो अवस्था है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे अपने बड़ों तथा शक्ति संपन्न लोगों से डरकर नियमों का पालन करते हैं ताकि उनको दंड ना मिले। किसी कार्य को करने से
होने वाले भौतिक परिणामों के आधार पर ही उस कार्य को अच्छा या बुरा कहा जाता है। उपयुक्त कहानी में पूछे गए प्रश्नों का बालक इस अवस्था में निम्न उत्तर देंगे। देखिए, अगर हम पक्ष की बात करेंगे, विपक्ष की बात करेंगे, तो इस लेवल पे बच्चे इस तरीके के जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पर दंड से बचने के लिए जो बच्चे काम करते हैं उसी को नैतिकता मानते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा। एक अपने छोटे भाई को 4 टॉफ़ी खुद ही रखना चाहता है। बच्चा थोड़ा सा क्या है कि वो अहंकारी होता है, वो नहीं चाहता अपनी चीज़ों को शेयर करना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अपनी चीज़ बिल्कुल नहीं देते। तो अब क्या है कि मान लीजिए मम्मी का पापा का डर है, इसलिए वो अपने भाई को क्या है कि वो 2 टॉफ़ी दे रहा है। अर्थात यहाँ पर ये जो वो काम कर रहा है अपने अध्यापकों से, अपने टीचर्स से, मम्मी पापा से डरने के लिए जो बच्चे काम करते हैं वो उसी को नैतिकता मानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो उनकी जो मोरालिटी होती है वो उनके खुद के विवेक से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि उन्हें जो आउटर अथॉरिटी होती है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिएगा। अब पक्ष में इस लेवल के बच्चे क्या कह रहे हैं। यदि दवा के अभाव में हिंज की पत्नी मर जाती तो उसकी कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो इस अवस्था के बच्चे इसको इस तरीके से देख रहे हैं। देखो आप उनका जो लेवल है वो किस तरीके से बात को रख रहे हैं। विपक्ष में हिंज को दवा चुराने से जेल में जाना होगा, अतः उसे दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी। ठीक है ना? तो यानी उनके दिमाग में तो एक बात फिट है कि भाई जो चोरी करना है वो पाप है, लेकिन उसने चोरी क्यों की है वहाँ तक वो नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यांत्रिक सापेक्षवादी जो उन्मुखता है तो हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस अवस्था में, ये दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा पुरस्कार आदि प्राप्त करने पर अधिक जोर देते हैं। वे दूसरे लोगों से भी पारस्परिकता तथा सहानुभूति दिखाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी यह नैतिकता मात्र स्वार्थ तथा लेन देन पर आधारित होती है, न कि न्याय तथा उदारता की भावना पर। अतः उनकी यह नैतिकता भावना उन्हें अपनी और दूसरे की एक दूसरे तथा द्वारा आवश्यकता पूर्ति करने के लिए समझौता करने को बाध्य करती है। जैसे कोई बालक टॉफ़ी प्राप्त करने के लालच में अपने बूढ़े दादा को या अपनी बूढ़ी दादी का कोई काम कर देता है, इसे अहंकार की अवस्था भी कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई आप मुझे अपना एक जो है क्वेश्चन दिखा दीजिएगा कॉपी में, एग्ज़ाम में चीटिंग कर लेंगे दोनों मिलकर, और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो आप क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे में शेयरिंग कर लेंगे। हालांकि गलत काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनसे एक दूसरे को लाभ पहुंच पा रहा है तो यहाँ पर वो एक दूसरे को हेल्प करने की भावना उनके अंदर डेवलप हो जाती है। और वो एक दूसरे की शिकायत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो उसकी शिकायत करेगा तो वो भी करेगा, तो फिर इसलिए यहाँ पर वो एक दूसरे से सहयोग ले लेते हैं। तो इस अवस्था में ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा नंबर 2, परंपरागत नैतिकता का जो स्तर है, ये अवस्था, ठीक है ना, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरलिटी, यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक की जो आयु है उस तक चलती है। इस अवस्था पर बच्चा परंपरागत चले आ रहे नैतिक नियमों का पालन करना आवश्यक मानता है। इस काल में बच्चे उन सभी सामाजिक नियमों का पालन करते हैं जिन्हें उनके माता पिता अध्यापक बताते हैं अथवा जो वे किताबों में पढ़ते हैं। इस स्तर को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक दूसरे लोगों की नज़रों में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के लिए उनका कहना मानते हैं तथा नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करते हैं। हिंज की दुविधा के संबंध में बच्चे निम्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर घर में सारा दिन जो बच्चे हैं, मम्मी ने एक गिलास पानी मांगा तो मना कर देंगे, बहन की हेल्प नहीं करेंगे, घर में बड़े भाई का कहना नहीं मानेंगे, तो कई बार ऐसे कर देते हैं बच्चे। लेकिन अगर कोई बाहर से पड़ोस में से कोई आकर घर में बैठ जाता है तो उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, उनसे एप्रिसिएशन पाने के लिए कि भाई मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, तो वो इसलिए अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए इस अवस्था में इस तरह के गुण बच्चों के अंदर विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पक्ष में हिंज का औषधि चुराना बुरा कार्य नहीं है क्योंकि इससे उसकी पत्नी की जान बचेगी। यदि उसकी पत्नी बिना दवा के मर गई होती तो उसका परिवार उसे निर्दयी पति अवश्य कहेगा। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे समाज को ज़्यादा अहमियत देते हैं ये, कि भाई जो समाज का डर है कि समाज में इमेज खराब ना हो जाए, ठीक है ना, तो उसने कहा कि भाई उसका जो परिवार है उसे निर्दयी पति समझ लेता कहेगा।
तो यहाँ पर देखो कि भाई उससे बचने के लिए मतलब उसे वो करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो दूसरों की नज़र में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ही अच्छे काम करते हैं। इस अवस्था का यही गुण है। विपक्ष में क्या होगा? हिंज यदि औषधि चुराता तो वह लोगों व कानून की नज़र में भी अपराधी सिद्ध होगा। ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नंबर दूसरी अवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इस अवस्था में बच्चे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियमों को उत्साहपूर्वक पालन करते हैं तथा कभी कभी वो समाज हित में कार्य करते हुए स्वयं परेशानियां उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे समझते हैं कि सामाजिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने रखने में ही सभी लोगों का भला है। हिंज की दुविधा के संबंध में उनके निम्न प्रकार से तर्क हो सकते हैं। पक्ष, हिंज को अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए। विपक्ष, दवा चुराने से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवहेलना की जाएगी, अतः दवाई नहीं चुरानी चाहिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो अवस्थाएं हैं, बच्चे क्या हो रहे हैं कि हर लेवल पे एक ही घटना को अलग अलग पक्ष से देख रहे हैं, अलग अलग विचार दे रहे हैं अपने अपने। तो इन्हीं विचारों के माध्यम से आप इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये अंतिम इनका जो है लेवल है, पश्च परंपरागत नैतिकता का स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। नैतिक विकास का ये सर्वोच्च स्तर है। इस स्तर पर बालक रूढ़िगत मतलब परंपरागत भी कह सकते हैं नैतिक सिद्धांतों तथा नैतिक मूल्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन करके उन्हें नवीन तरीकों से परिभाषित करते हैं। अतः इस स्तर पर किशोरों का नैतिक आचरण प्राय आंतरिक नियंत्रण से होता है। मतलब उनका खुद का अपना विवेक होता है कि वो जो उन्हें सही लगता है वो वही काम करते हैं इस लेवल पे आकर। लेकिन उन अवस्थाओं में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। वहाँ पर वो समाज को ज़्यादा अहमियत देते थे, वहाँ पर वो दंड के हिसाब से जो है नैतिकता को फॉलो कर रहे थे, है ना। तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं सामने, देख लीजिएगा। कोरलवर का मानना है कि इस स्तर की नैतिकता तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। इस स्तर में निम्न दो अवस्थाएं निहित हैं। सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में किशोर प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित व्यक्तिगत अधिकारों तथा नियमों का आदर करते हैं। वे इस बात में विश्वास करते हैं कि सामाजिक कल्याण और बहुजन हिताय के लिए आम सहमति से बनाए गए नियमों का समाज के सभी सदस्यों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और नियमों को परिवर्तित भी आम सहमति से किया जाना चाहिए। हिंज की दुविधा के संबंध में किशोर निम्न तर्क दे सकते हैं, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं तो ये एडल्टहुड में हैं, सॉरी ये क्या है, किशोरावस्था में है स्टूडेंट, आप इनको देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पक्ष में, दवा न चुराकर अगर हिंज अपनी पत्नी को मर जाने देता है तो यह कार्य उसने विवेक का प्रयोग न करके कानून के डर से किया है। मतलब कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ पर विवेक की बात कर रहे हैं कि मतलब उसने कानून को सामने ना रखते हुए उसके डर से नहीं किया, बल्कि उसने अपने विवेक से किया है कि भाई उसकी जो पत्नी है वो मर जाएगी अगर वो दवाई नहीं चुराएगा। तो मतलब वो चीज़ उसके सामने ज़्यादा थी, तो इसीलिए उसने यहाँ पे दवाई को चुराया है। ये पक्ष इन्होंने रखा है, ठीक है ना। इस स्तर के बच्चों ने अपनी बात को इस तरीके से रखा है। दवा ना चुराकर अगर हिंज अपनी पत्नी को मर जाने देता तो यह कार्य उसने विवेक का प्रयोग न करके कानून के डर से किया। इसका मतलब ये है कि अगर वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, तो इसका मतलब वहाँ पे उसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था, राइट, ठीक है। दवा चोरी करने से हिंज को कानून तोड़ने के कारण समाज में लज्जित होना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिएगा हर एक लेवल का बच्चा जो है यहाँ पे इसी घटना को किस तरीके से देख रहा है, आप देख सकते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है जिसमें किशोर अच्छे या बुरे का निर्णय स्वयं निर्मित ऐसे नैतिक नियमों का सिद्धांतों के आधार पर करता है जिन्हें वह तार्किक रूप से सार्वभौमिक या लोक हितकारी सिद्ध करने में सफल हो सके। इसके साथ साथ वह अपने आप को आत्मनिंदा से बचाने का भी भरसक प्रयास करता है। हिंज की नैतिक दुविधा के संबंध में किशोरों के इस अवस्था में निम्न तर्क हो सकते हैं। देखिएगा ये क्या तर्क देते हैं यहाँ पर। दवा की चोरी न करके हिंज कानूनी व्यवस्था के घेरे से बच जाएगा, लेकिन उसकी अंतर आत्मा उसे धिक्कारेगी कि वह
अपनी पत्नी की जान न बचा पाया। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो आदमी की अंतरात्मा होती है उसके वो ज़्यादा ये पक्ष को उसको ज़्यादा सामने रख रहे हैं, उसके हिसाब से सोच रहे हैं, चूँकि इनका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और ये नैतिकता के अंतिम पड़ाव पर हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही उच्च स्तर की बात करते हैं यहाँ पर ये कॉलर साहब। उन्होंने कहा यदि वह दवा चुरा लेता तो ईमानदारी और आत्मा चेतना के विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए उसके मन में गलानी का भाव उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने एक ही जो कहानी थी और एक ही जो प्रॉब्लम थी उसको किस किस तरीके से अपने अपने विचारधारा से उन्होंने व्यक्त किया और अपने मानसिक स्तर से उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास किया। आगे देखिएगा, पियाजे तथा कोहलबर्ग के सिद्धांतों में निम्नलिखित बिंदुओं में समानता है। पियाजे के समान कोहलबर्ग भी नैतिक विकास को आयु के साथ साथ कर्मिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, ऐसा दोनों ने ही माना है। दोनों बालकों के नैतिक विकास में उनके द्वारा लिए गए नैतिक निर्णयों पर अधिक बल देते हैं, न कि उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं पर। ठीक है, ये एक इनकी मतलब आप देख सकते हैं दोनों में समानता है। दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन काल्पनिक कथाओं से संबंधित नैतिक समस्याओं पर बच्चों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के विश्लेषण करके किया। आपने देखा होगा कि वहाँ पर तो वो कहता है कि एक उन्होंने कहानी सुनाई कि भाई एक बच्चा है वो 12 कप तोड़ता है, एक 1 कप तोड़ता है। उन्होंने तो वहाँ पे वो वाली कहानी ली थी हाइपोथेटिकल। इन्होंने यहाँ पे हिंद साहब की कहानी ली है। दोनों ने ही मतलब कहानी लेकर फिर बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, उनकी विचारधारा जानते हैं और उनसे उनकी तर्क शक्ति का विश्लेषण करने के आधार पर ही दोनों ने अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, दोनों के अध्ययन में न्यायदर्श अधिकांश पुरुष वर्ग के बच्चों को ही शामिल किया गया है। दोनों के सिद्धांत सांस्कृतिक कार्यों के प्रभाव के कारण सार्वभौमिकता के आधार पर खरे नहीं उतरते। ये सिद्धांत पश्चिमी संस्कृति के पूर्वग्रहों पर आधारित हैं। अब देखिएगा नैतिक शिक्षा का जो शिक्षा में भूमिका है वो क्या है। उच्च आदर्शों का प्रस्तुतिकरण। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के समक्ष महान पुरुषों के उद्धरण मतलब उनके जो उदाहरण हैं वो प्रस्तुत करके उनमें नैतिक बल का समावेश करें। नैतिक विज्ञान के अध्ययन से बच्चे नैतिक मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार आदि को सीखने तथा व्यवहारिक जीवन में इसको अपनाने में सक्षम हो सकें। नंबर 3, अध्यापकों व अभिभावकों द्वारा निजी उदाहरण प्रस्तुत करना, क्योंकि बच्चे मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करके उन्हें इतना अंगीकार नहीं कर पाते जितना कि वो अनुकरण से सीखते हैं। अतः अध्यापकों, माता पिता तथा अन्य लोगों द्वारा बच्चों के सामने उच्च आदर्शों का प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करना चाहिए जिसका बच्चे अनुकरण कर सकें, मतलब जिसे फॉलो कर सकें बच्चे। इस तरह के उनके सामने उदाहरण रखें कि उन्हें फॉलो कर सकें। ठीक है, अच्छी आदतों का विकास कहा गया है कि अर्थात नैतिक विकास में आदतें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अतः अध्यापकों व अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों की बुरी आदतों को छुड़वाकर उनमें अच्छी आदतों का विकास करें। और नंबर 5, उचित स्थायी भावों का विकास। मैकडूगल ने कहा इस परिप्रेक्ष्य में, देखिएगा आप यहाँ पे, अर्थात चरित्र उत्तम होने के लिए आवश्यक है कि बच्चों में देशभक्ति, सामाजिकता और सौंदर्य भुनिति और सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मगौरव जैसे स्थायी भावों को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि वह एक उच्च नैतिक मूल्यों से संपन्न व्यक्ति बन सकें। राइट। नंबर 6, इच्छा शक्ति का जो शिक्षण है, जो प्रशिक्षण है, वो भी उनको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिया जाना चाहिए। बालकों की इच्छा शक्ति को अच्छी, दृढ़ एवं प्रबल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति से ही व्यक्ति गलत आदतों तथा नैतिक बुराइयों को छोड़कर अच्छे नैतिक आचरणों को ग्रहण करने में सफल हो पाता है। कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति पग पग पर पथभ्रष्ट होने के नज़दीक होते हैं। अब देखिएगा, शिक्षक को बालकों के व्यवहार को समझने तथा अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बालक में अनुशासन स्थापित करके कदाचार मुक्त परीक्षा कराने, समाज या राष्ट्र हित के प्रति
अनुशासित रखने में मदद कर सकती हैं। क्लियर। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि इनकी आलोचना भी की गई थी। तो कॉरलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉरलबर्ग थ्योरी, ये कैरोल गिलिगन के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरोल गिलिगन ने इनकी की थी आलोचना। अब देखिएगा, तो गिलिगन ने कॉरलबर्ग के सिद्धांत का अध्ययन किया और पाया कि कॉरलबर्ग ने लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर बायस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दिया है। मतलब उन्होंने भेदभाव किया है क्योंकि उन्होंने केवल हिंज, जो कि एक पुरुष थे, उन पर ही आधारित होकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। सामान्यतः ये देखा गया है कि स्त्रियां नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग में कमज़ोर होती हैं, अर्थात स्त्रियां पुरुषों के बजाय जुर्म कम करती हैं। उदाहरण, कहानी को उल्टा करके देखें कि हिंज बीमार हो और उसकी पत्नी को दवाई का इंतज़ाम करना होता तो शायद हो सकता है कि उसकी पत्नी चोरी ना करे, क्योंकि स्त्रियां जुर्म करने में कमज़ोर होती हैं। ये किसका मानना है? यहाँ पे कैरोल साहब अपना पक्ष दे रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा होना चाहिए था। वो इनकी बात से सहमत नहीं है, इसीलिए उनकी आलोचना कर रहे हैं। नंबर 2, कॉरलबर्ग ने बताया कि नैतिक चिंतन के स्तर अपरिवर्तनीय होते हैं तथा आयु पर आश्रित होते हैं, जबकि वास्तव में स्तर अपरिवर्तनीय नहीं होते। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी का नैतिक स्तर कभी कभी उसकी स्थिति, सिचुएशन पर भी आधारित होता है। इनके अनुसार नैतिक तर्कना, जो मोरल रीजनिंग है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती है, जबकि देखा गया है कि जो नैतिक तर्कना है वो संस्कृति, कल्चर पर भी आधारित होती है। अतः हर संस्कृति के अनुसार नैतिक तर्कना में बदलाव आता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बस आपको इतना ही करवाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।